इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, बिहार, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष अपनाया गया? 1977, 78, 1987, 88, 1966, 67, 1988, 89। तो भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन सही है। अगर विश्व में शून्य आधारित बजट किस देश द्वारा सर्वप्रथम अपनाया गया, तो इसका आंसर होगा अमेरिका द्वारा सबसे पहले शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था और अमेरिका ने 1969-70 में शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया था। अमेरिका के टेक्सास में पीटर ए पायर द्वारा सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। शून्य आधार बजट में व्यय की समस्त मदों को शून्य मानकर नए सिरे से बजट का निर्माण किया जाता है। शून्य आधार बजट को सूर्यास्त बजट की भी संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से यह शून्य आधार बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित है। केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों के अनुदान, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो रक्षा व्यय जो है विकासात्मक व्यय नहीं है। रक्षा व्यय गैर विकासात्मक व्यय है। बाकी केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को अनुदान, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय विकासात्मक व्यय हैं। रक्षा व्यय गैर विकासात्मक व्यय है। इसलिए 2 का सही आंसर जो है कूट में दिया गया है वह है केवल 4। केवल 4 डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से व्यय को समझ लेते हैं एक प्रकार से। क्या है व्यय? व्यय को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। क्या है राजस्व व्यय तथा क्या है पूंजीगत व्यय, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। राजस्व व्यय एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए वे सभी व्यय जो चालू उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंध रखती हैं, उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। मतलब चालू उपभोग के संबंध में जो व्यय किया जाता है उसे राजस्व व्यय कहते हैं। इस व्यय से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में आवर्तता नहीं पाई जाती है। अर्थात कह सकते हैं चालू व्यय में व्यय चालू वर्ष में ही खत्म हो जाता है, बारंबार उपभोग नहीं होता है। जिस वर्ष के लिए व्यय जारी किया जाता है या रकम या बजट जारी किया जाता है उसी वर्ष में खत्म हो जाता है। उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है, जैसे विश्वविद्यालय चलाने के लिए जो व्यय सरकार करती है वह राजस्व व्यय होता है और विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जो व्यय किया जाता है वह पूंजीगत व्यय होता है। विश्वविद्यालय चलाने के लिए हर साल बजट जारी किया जाता है, तो उसी साल वह बजट जारी किया जाता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर अगले साल नया बजट जारी किया जाता है। राजस्व व्यय विकास की दर तथा विकास के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। राजस्व व्यय को 2 व्ययों या 2 प्रकार के व्ययों में विभाजित किया गया है, जिसमें से योजनागत व्यय या कह सकते हैं विकासात्मक व्यय तथा गैर योजनागत व्यय तथा कह सकते हैं विकासात्मक व्यय। योजनागत व्यय क्या है? आर्थिक विकास एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास पर वर्ष भर में जितना राजस्व व्यय किया जाता है उसे योजनागत व्यय कहते हैं।
योजनागत व्यय में ग्रामीण विकास पर व्यय, गरीबी बेरोजगारी पर व्यय, सिंचाई पर होने वाला व्यय तथा बाढ़ नियंत्रण पर होने वाला व्यय शामिल किया जाता है। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास पर किया गया व्यय भी योजनागत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए यह व्यय विकास के स्तर को बनाए रखता है, इसलिए इसको गैर योजनागत राजस्व व्यय को विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। अगर गैर विकासात्मक व्यय की बात की जाए तो गैर विकासात्मक व्यय वह व्यय है जिस व्यय पर वर्णन पंचवर्षीय योजना में नहीं होता है, उसे गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यय, ब्याज अदायगी पर व्यय, पेंशन व्यय, रक्षा व्यय, अनुदान व्यय तथा विदेशी सहायता से अनुदान को शामिल किया जाता है। अगर पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो पूंजीगत व्यय एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए वह सभी व्यय जिसमें पूंजीगत भौतिक संपत्तियों में वृद्धि होती है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय विकास की दर में वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। किसी भी देश में पूंजीगत व्यय पर व्यय अच्छा माना जाता है क्योंकि ये परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, उत्पादन एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है। राजस्व व्यय की तरह पूंजीगत व्यय को भी दो भागों में बांटा गया है, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। योजनागत पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास पर किया गया व्यय योजना व्यय के तहत शामिल किया जाता है। इसका उल्लेख क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, रेल पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गैर पूंजीगत योजना व्यय के अंतर्गत रहता है। इसके अलावा गैर योजनागत व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रहता है। इसके अंतर्गत जो व्यय होता है वह है विभिन्न इकाइयों को दिया गया ऋण, सरकार तथा विदेशी जनता को दिया गया ऋण गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। तो यह व्यय के संबंध में कुछ डिटेल से संक्षिप्त रूप से जानकारी थी और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य रूप से गैर विकासात्मक व्यय के संबंध में या गैर योजनागत व्यय के संबंध में क्वेश्चन रहता है, जिसमें से ऑप्शन में दे देता कौन सा है कौन सा नहीं है। तो गैर विकासात्मक व्यय के बारे में प्रशासनिक व्यय गैर विकासात्मक व्यय की श्रेणी में आता है। ब्याज अदायगी, पेंशन पर व्यय, रक्षा पर व्यय और अनुदान एवं सहायता तथा विदेशी सरकारों से अनुदान जो प्राप्त होता है, इन सब व्ययों को गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। रक्षा में कभी कभी पुलिस भी दिया रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 नंबर क्वेश्चन। कर की दरों में परिवर्तन उपकरण है श्रम नीति का, मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, जनसंख्या नीति का। तो कर की दरों में परिवर्तन जो उपकरण है वह राजकोषीय नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य हैं, इनको जान लेते हैं तथा राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति के क्या क्या उपकरण हैं, इनको भी विस्तार से जान लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो संसाधनों को गतिशील कर विकास को बढ़ाना, संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करना, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना था पूंजी निर्माण करना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अगर राजकोषीय नीति के उपकरण की बात की जाए तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। इसी प्रकार से मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की अगर बात की जाए, मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्यों में मुद्रास्फीति को कम तथा स्थिर करना मौद्रिक नीति का अल्पकालीन उद्देश्य है।
वित्तीय स्थिरता या वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करना मध्यम लक्ष्य है तथा समावेशी विकास की प्राप्ति मुद्रा या मौद्रिक नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य है। मौद्रिक नीति के अगर उपकरणों की बात की जाए तो मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक तथा चयनात्मक या गुणात्मक दो प्रकार के उपकरण हैं। परिमाणात्मक उपकरणों के अंतर्गत बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षी अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात को रखा गया है। गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मापदंड का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार को रखा गया है। इन उपकरणों को मौद्रिक नीति के घटक भी कहा जाता है। तो कर की दर में परिवर्तन उपकरण है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने राजकोषीय नीति पर बल दिया? तो राजकोषीय नीति पर बल देने वाले अर्थशास्त्री का नाम जे.एम. कीन्स है। जे.एम. कीन्स 1929 की महान मंदी से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करते हैं और बताते हैं कि मांग एवं रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप अति आवश्यक है। सरकारी हस्तक्षेप से निवेश बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और रोजगार में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति के समर्थक अर्थशास्त्रियों में, मौद्रिक नहीं, राजकोषीय नीति के समर्थक अर्थशास्त्रियों में जे.एम. कीन्स का नाम प्रमुख है। सामान्य सेवाओं पर व्यय है। किस प्रकार का व्यय है सामान्य सेवाओं पर? सामान्य सेवाओं पर होने वाला व्यय जो है वह राजस्व व्यय कहलाता है। 5 सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, केसी पंत, विजय केलकर, कोई नहीं। तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह विजय केलकर जी थे और 13वें वित्त आयोग का समय 2010 से 15 के बीच में था। अगर 14वें वित्त आयोग की बात की जाए तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे और समय 2015 से 20 तक था तथा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में चल रहा है, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और 15वें वित्त आयोग का समय जो है 2021 से 26 तक है। अगर 12वें वित्त आयोग की बात की जाए तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे और 12वें वित्त आयोग का समय 2005 से 10 के बीच में था। तो 12, 13, 14 और 15 वित्त आयोगों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात की। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर और 7 नंबर में पूछा गया है मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात है? तो मुद्रा गुणक M3/M0 के बीच का अनुपात है, जिसमें M3 क्या है? ब्रॉड मनी को बताता है तथा M0 हाई पावर मनी की बात करता है। M3 व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी है और M0 आरक्षित मुद्रा तथा M1 संकीर्ण मुद्रा की बात करता है। इसी प्रकार से मौद्रिक गहनता की बात की जाती है तो मौद्रिक गहनता में M3/GDP × 100 होता है तथा मौद्रीकरण में M1/GDP × 100 होता है। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया सैमुअल्सन द्वारा, बी कीन्स द्वारा, सी हिक्स द्वारा, डी कोई नहीं। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल द्वारा किया गया।
और गुस्ताव कैसल ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। गुस्ताव कैसल ने 1918 में क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या है क्रय शक्ति समता सिद्धांत? विभिन्न देशों की मुद्राओं में मूल्य स्तर में परिवर्तन तथा उन देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों का निर्धारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी मार्शल एजवर्थ ने, ए यंग ने, सिंगर ने, लुइस ने। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल एवं उनके सहयोगी अर्थशास्त्री एजवर्थ द्वारा दी गई थी। मार्शल एवं एजवर्थ ए ऑप्शन में है। 9 सही आंसर ए है। प्रस्ताव वक्र क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा जो है वह मार्शल एवं एजवर्थ ने दी थी। तो प्रस्ताव वक्र जो है प्रोफेसर जे.एस. मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत की अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की वास्तविक संतुलन दशा को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा था। मार्शल ने इसी कमी को दूर करने के लिए प्रस्ताव वक्र का निर्धारण किया था। प्रस्ताव वक्र एक प्रकार की मांग वक्र है जो किसी वस्तु के निर्यात की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा को आयात करने के लिए देने को तैयार रहता है। प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति जो है मार्शल ने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर की थी। मार्शल के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय दर अर्थात व्यापार की शर्त का निर्धारण प्रस्ताव वक्र में उस स्थिति में होगा जहां पर दोनों देशों के व्यापार वक्र या प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटेंगे। इस प्रकार से ये देश ए का प्रस्ताव वक्र, ये देश बी का प्रस्ताव वक्र, और यह जो रेखा है टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्त या कह सकते हैं प्रस्ताव वक्र का निर्धारण करती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है विनिमय दर निर्धारण से, निवेश क्षमता से, कीमत निर्धारण से, अंतर्राष्ट्रीय तरलता से। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है वह संबंधित है विनिमय दर के निर्धारण से। ए सही है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है जेकब वाइनर को, एजवर्थ को, रिकार्डो को, बी ओहलिन को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जो है वह बी ओहलिन को दिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको जान लेते हैं। रिकार्डो द्वारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया। गुस्ताव कौशल ने क्रय शक्ति समता का सिद्धांत दिया। एजवर्थ मार्शल ने प्रस्ताव वक्र का सिद्धांत दिया। हेक्चर ओहलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत दिया। इसी प्रकार से जैकब वाइनर ने द्विघटकीय व्यापार की शर्त का निर्धारण किया। रॉबर्टसन ने विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, इस प्रकार की बात कही। यह भी पूछा जाता है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, यह किसने कहा? रॉबर्टसन ने कहा था यह। इसके अलावा हैमिल्टन ने शिशु उद्योग व्यापार तर्क की बात कही थी। तो यह कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत थे। अवमूल्यन की क्रिया से क्या होता है? आयात सस्ता होता है, आयात महंगा होता है, निर्यात महंगा होता है, कोई नहीं। तो अवमूल्यन क्रिया से क्या होता है? क्या है अवमूल्यन पहले जान लेते हैं तभी पता चलेगा क्या होता है। निर्यात सस्ता या महंगा क्या होता है? जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में सरकार द्वारा जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से देश की घरेलू मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विदेशी मुद्रा का मूल्य जब जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन। तो विदेशी मुद्रा का जब मूल्य जानबूझकर कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा? विदेशी लोग निर्यात ज़्यादा करने लगें। क्यों? क्योंकि
विदेशों में हमारी मुद्रा सस्ती हो जाएगी, इससे निर्यात सस्ते हो जाएंगे, निर्यात सस्ते हो जाएंगे तो निर्यात ज़्यादा होने लगेंगे और विदेशी मुद्रा भारत को या निर्यात करने वाले देश को ज़्यादा प्राप्त होगी तथा आयात महंगे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आयात कम हो जाएंगे तो भुगतान कम करना पड़ेगा। आयात जब महंगे हो जाएंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा। तो अवमूल्यन की क्रिया से आयात महंगा होता है, बी सही है। एक शब्दावली है मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या है, जब देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में बाजार की शक्तियों द्वारा कम हो जाता है तो इसे मूल्यह्रास कहा जाता है। कह सकते हैं अधमूल्यन क्या है, विनिमय दर को ऊंचा रखना अधमूल्यन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता खाते में लागू है, किस खाते में लागू है? तो भारत में रुपये की परिवर्तनीयता मुख्य रूप से चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है तथा पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता लागू है, कह सकते हैं। तो चालू, तो इसमें चालू खाते, पूंजी खाते, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखने योग्य है। चालू खाते में रुपये की जो पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित की गई थी वह 20 अगस्त 1993 घोषित की गई थी और पूंजी खाते में रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता लगभग 2006 के आसपास में की गई थी। क्या है पूंजी खाते में परिवर्तनीयता का मतलब? तो पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से तात्पर्य किसी देश की मुद्रा को बिना किसी सीमा या प्रतिबंध के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की क्षमता से है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो भारतीय नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने रुपये को डॉलर या यूरो में बदल सकते हैं। इस रुपये को डॉलर या यूरो में बदलना ही पूंजी खाते में परिवर्तनीयता कहलाता है। चालू खाते में परिवर्तनीयता क्या है? तो चालू खाते में परिवर्तनीयता का मतलब घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता से है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 14 नंबर क्वेश्चन, ILO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ILO का मुख्यालय जिनेवा में है, ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में हिंदू वृद्धि दर जिस वृद्धि दर से संबंधित है वह है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो भारत में हिंदू वृद्धि दर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है, डी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता के दुष्चक्र का विचार दिया गया। तो यह तो सबको पता होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और हम लोग भी कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो निर्धनता के दुष्चक्र का विचार जो है रेगनर नर्क्स द्वारा दिया गया है। रेगनर नर्क्स संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। क्या कहना है रेगनर नर्क्स का निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में? रेगनर नर्क्स का मानना है विकासशील देश निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। गरीबी का यह दुष्चक्र मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों में पाया जाता है। गरीबी अल्पविकसित देशों का कारण तथा परिणाम दोनों है। संतुलित विकास की सहायता से रेगनर नर्क्स गरीबी का दुष्चक्र तोड़ने की बात करते हैं। रेगनर नर्क्स द्वारा पूर्ति पक्ष के संदर्भ में क्या बात की गई? बताया गया PCI कम होती है, पर कैपिटा इनकम कम होती है, जिससे क्या होता है बचत कम होती है और बचत कम होने से पूंजी निर्माण की दर कम होती है, जिससे क्या होता है उत्पादकता कम होती है और पुनः क्या होता है उत्पादकता कम होने से PCI कम हो जाती है। यह पूर्ति पक्ष जो है निर्धनता के दुष्चक्र का कारण है। इसके अलावा रेगनर नर्क्स मानते हैं मांग पक्ष भी निर्धनता के दुष्चक्र का कारण है।
मांग पक्ष में रेगनर ने क्या बताया, पीसीआई कम होने से डिमांड कम होती है और डिमांड कम होने से इन्वेस्टमेंट या निवेश कम होता है, जिससे बाजार का आकार को क्या होता है, छोटा होता है या कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, बाजार का आकार कम होने से मांग कम होने ही बाजार का आकार कम होना है, जो प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण है। इस प्रकार से मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष निर्धनता के दुष्चक्र का परिणाम होते हैं। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनर संतुलित विकास की बात करते हैं और संतुलित विकास के कुछ उपायों को बताते हैं। उन उपायों में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना, विज्ञापन पर खर्च करना, विक्रय कला की खोज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेना, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, वस्तुओं की कीमतें कम करना तथा वस्तु की कीमत स्थिर रखते हुए उपभोक्ता के मौद्रिक आय में वृद्धि करना है। इन उपायों की मदद से संतुलित विकास करके निर्धनता को दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, संतापकारी समृद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? अमर्त्य सेन ने, कलडार ने, जगदीश भगवती ने, कार्ल मार्क्स ने। तो संतापकारी समृद्धि का प्रयोग जगदीश भगवती द्वारा किया गया, सी सही है 17। 18 नंबर क्वेश्चन, फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, डी सही है। गुरनाल मिडल हैं? तो गुरनाल मिडल जो है वह किस देश के अर्थशास्त्री हैं पूछा गया है, तो वह स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा केन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, लियोनटिफ रूस के अर्थशास्त्री हैं, लेविस वेस्ट इंडिया के अर्थशास्त्री हैं तथा एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है? तो भारत में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, या कह सकते हैं विकासशील देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी प्रमुख है। संरचनात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो भारत एक विकासशील देश है, तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अलावा विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है और घर्षण जनित बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी होती है। छिपी, अदृश्य या कह सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्रों में पाई जाती है। शहरों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को औद्योगिक बेरोजगारी एवं शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से 20 का सही आंसर बी है। 21 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष गरीबी मिलती है विकासशील देशों में, समाजवादी देशों में, पूंजीवादी देशों में, विकसित देशों में? तो सापेक्ष गरीबी पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, सी सही है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1966 में, 1948 में, 1990 में, 1956 में? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हुआ, बी सही है 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अध्ययन किया कि अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या कह सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्या है अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी? इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे एक परिवार में मान लेते हैं 5 सदस्य हैं और उस परिवार के पास 2 बीघा खेत है। 2 बीघा खेत में उस परिवार के 5 सदस्यों द्वारा मिलकर 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। अब अगले साल क्या हो रहा है कि 5 सदस्यों में 2 सदस्य की जॉब लग जाती है और वह जॉब की वजह से खेती का कार्य छोड़कर जॉब के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तब 3 सदस्य बचते हैं और वह 3 सदस्य मिलकर खेती करते हैं। तब भी अगले साल
भी 10 क्विंटल ही अनाज या गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष और जो अगले वर्ष दोनों में समान मात्रा में उत्पादन हुआ और जो कृषि कार्य में लगे हुए लोग थे उनकी संख्या घट गई। तो यह दो लोग जो कृषि कार्य से बाहर निकले, इन दो लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगार कहा गया, छिपा हुआ रोजगार या बेरोजगार कहा गया। तो इस प्रकार से छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है और इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कह सकते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है, यह भी कहा जा सकता है। तो अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 23 बी सही है। 24 घर्षण जनित बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाए, तकनीक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद घटे, जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है। तो घर्षण जनित बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति तकनीक परिवर्तन के दौर में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाता है तो उसे रोजगार ढूंढने में जो समय लगता है उस बीच में वह बेरोजगार रहता है, उसी बेरोजगार को घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य है श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 हो, स्थिर हो, ऋणात्मक हो, श्रम की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो। तो छिपी हुई बेरोजगारी जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। 25 ये सही है। 26 निम्न चित्र में छिपी बेरोजगारी प्रदर्शित है। तो ए तथा बी दोनों चित्रों पे छिपी हुई बेरोजगारी प्रदर्शित की गई है। ए तथा बी डी ऑप्शन में है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 26 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया और हर प्रश्न का लगभग विस्तार से अध्ययन किया गया, जो आगामी समस्त टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है।